हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। राधे राधे सभी प्यारे विद्यार्थियों को। मैं उमेश पाल एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार टीचर्स वर्ल्ड में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ठीक तरह से कर रहे होंगे और कर ही रहे हैं। जो सीक्वेंस हम लोगों ने शुरू किया था स्पेशल पेडागोजी बैच के अंतर्गत, उसमें हम लोगों ने फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट कर लिया है जो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और आज हम लोग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का सेकंड पार्ट करने वाले हैं जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, चलिए आज की क्लास को शुरू करने से पहले मेरा एक छोटा सा अनुरोध जो हमेशा से होता आया है कि आप क्लास को दमदार तरीके से शेयर करेंगे। और जो आज विद्यार्थी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं, वो बेटा सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो अगली नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। इससे आप प्रॉपर तरीके से कंस्टेंटली अपनी प्रिपरेशन कर सकोगे। जो हम लोग क्लास कर रहे हैं, जो पेडागोजी की क्लास हम लोग कर रहे हैं, वो आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, जहाँ जहाँ आपकी पेडागोजी आती है, ठीक है, सब जगह बिल्कुल ठीक रहेगा, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी। और ऐसी क्लास पढ़ो ना एक बार कि फिर कभी आपको किसी भी परीक्षा के लिए अलग से पेडागोजी ना पढ़नी पड़े। सिर्फ उसके प्रीवियस पेपर देखिए, क्वेश्चन पेपर कीजिए और परीक्षा दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास को शुरू करने से पहले आपको एक सूचना देनी है, जानकारी देनी है कि आप सभी के लिए हमने एक क्लास नोट्स तैयार किया हुआ है। ठीक है, और वो काफ़ी हद तक वन लाइनर भी है। जो चीज़ें हाईलाइट करने लायक हैं वो हाईलाइट करी गई हैं। बहुत ही प्यारा नोट्स बना हुआ है। वो अभी जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में आपका जस्ट 79 का होगा। इसके बाद इसके प्राइस बढ़ जाएंगे। तो जिन भी विद्यार्थियों को ये नोट्स लेने हों वो मुझे कमेंट बॉक्स में आके बोलेंगे और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आके हाई करेंगे तो आपको ये नोट्स प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और ज़रूरी भी है बेटा, अगर आप चाहते हो कि पेडागोजी का प्रॉपर नोट्स आपको मिल सके, क्योंकि ध्यान रखिएगा NCERT बेस्ड नहीं मिलता, ये एक बड़ी मुसीबत है। आपको चीज़ें तो मिलेंगी, मार्केट में बहुत कुछ है, अवेलेबल है, बट NCERT नहीं मिलेगा। और NCERT का मतलब होता है प्योर 100% शुद्ध, जिसको कहा जाए। ठीक है, चलते शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में सेकेंड पार्ट में आज हम लोग पढ़ेंगे डेवलपमेंट की जो स्टेजेस हैं, मानव विकास की अवस्थाएं। क्यों? क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने इस सेक्शन में क्या पढ़ा है, इस सेक्शन में हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है। देखिए, हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि ग्रोथ क्या होती है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ था विकास क्या है और विकास के क्या क्या सीक्वेंस होते हैं, हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है। आप देख रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है। और आप देख पा रहे होंगे जिस जिस तरीके के विकास होते हैं उनके टाइप्स हम लोगों ने यहाँ पे सीखे थे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे कि अवस्थाएं कौन सी होती हैं, मानव विकास की कौन कौन सी स्टेज हैं। तो बेटा बिल्कुल पेशेंस लेके बैठिए। देखिए, मेरी क्लास में सर्वाधिक ज़रूरी है, आपके पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है पेशेंस, क्योंकि मेरे स्वभाव में है कि हम कोई भी चीज़ छोड़ते नहीं हैं। प्रॉपर तरीके से शुरू से पढ़ाया है, आज भी पढ़ाऊँगा, और इसलिए क्लास थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो जाती है। आपको सुनने पर ज़्यादा ध्यान देना होगा क्योंकि ये पेडागोजी है। ठीक है, चलते हैं। जो मनुष्य का विकास होता है, हमारा विकास होता है, उसके सीक्वेंस ये देखिएगा। पहला आपका है प्रीनेटल स्टेज, जिसे प्रसवपूर्व अवस्था भी कहा जाता है। सेकंड आपका है इन्फेंसी एज, ये इनका सीक्वेंस भी यही है, जिसे शैशवावस्था कहा गया है। चाइल्डहुड आ जाएगा उसके बाद, फिर आप एडोलेसेंस में आ जाएंगे, किशोर कहलाएंगे आप। फिर आप वयस्क अवस्था एडल्टहुड स्टेज में पहुंच जाएंगे आप। लास्ट स्टेज है आपका ओल्ड एज, वृद्धावस्था। और इसके बाद की स्टेज आपको पता है कि फिर हमारे जीवन का सिर्फ और सिर्फ अंत ही होना है और क्या होना है। ठीक है, तो ये स्टेजेस सभी की लाइफ से जुड़ी हुई हैं। ऐसा दुनिया में कोई भी जीव नहीं है, खासकर मनुष्य, जिसमें ये स्टेजेस सीक्वेंसली ना आती हूँ।
अगर किशोर कभी ये तय कर ले कि नहीं यार मुझे तो कभी वृद्ध नहीं होना है, या पिताजी वाली स्टेज में मुझे कभी नहीं जाना होगा, या दादाजी वाली स्टेज में मुझे कभी नहीं रहना पड़ेगा, जो उन्हें समस्याएं हैं वो मुझे कभी नहीं होंगी, तो ये महज उसकी एक काल्पनिक सोच है। ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। जिस दिन वो यथार्थ में आएगा चीज़ें सारी की सारी वो एक्सेप्ट करेगा। चलिए वन बाय वन स्टेजेस को पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रीनेटल स्टेज क्या होती है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो देखिएगा प्रॉपर्टीज़ में इसका ये है कि इसकी जो मंथ है, ड्यूरेशन है, वो 0 to 9 मंथ्स होता है। इसे हम 40 वीक्स भी कहते हैं। कभी कभी ये चीज़ डेज में पूछ लेता है, सो आप कह सकते हो कि 280 डेज अप्रॉक्स। क्लियर। अब एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, ये जो आंकड़ा है जो मनोविज्ञान के द्वारा दिया गया है, ये औसत से कहीं अधिक है, लेकिन भौगोलिक स्थितियां इस टाइम ऑफ पीरियड को भी प्रभावित करती। अगर जो गर्म प्रदेश होते हैं उनमें ये पीरियड कहीं ना कहीं कम देखने को मिला है, और जो ठंडे प्रदेश होते हैं उसमें ज़्यादा देखने को मिला है। बट ये है कि ये डेटा जो है वो औसत से भी कहीं अधिक है, इसलिए इसी को सही माना जाता है। ठीक है, चलिए परीक्षा में यही आना है। इस अवस्था की शुरुआत माता के गर्भधारण से होती, कंसेप्शन पीरियड होता है, कुछ और नहीं होता है। और ये विकास की कौन सी अवस्था है? प्रथम। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि विकास कहाँ से शुरू होता है। सब जानते हो यार, सब आपने एग्ज़ाम दिया है, सारे प्रीवियस पेपर्स आपने करे होंगे। हाँ, ये अलग बात है कि जो फ्रेशर है, जो फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहा है, उसके लिए ये दिक्कत है कि क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछता है भैया कि विकास शुरू होता है कहाँ से, तो ऑप्शन लिखे होते हैं ना, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, है ना, और जन्म से पूर्व। तो आपको जवाब देना होता है जन्म से पूर्व, क्योंकि ये विकास की क्या है? प्रथम अवस्था है। इसे प्रसव पूर्व अवस्था कहा जाता है, जिसे गर्भावस्था भी कहते हैं। ठीक है, आइए जानते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि एक महिला की तस्वीर हमने आपको दिखाई है, जहां पे उसके वूम में एक शिशु है। करेक्ट। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि समाज में सबसे बड़ी भूमिका महिलाओं की होती है, समाज को अच्छा बनाने में, समाज में संतुलित व्यवहार बना रहने के लिए, और एक अच्छा नागरिक कैसे जन्मेगा, ये जिम्मेवारी भी महिला की ही होती है। अभी आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। इसलिए हम जेंडर में पार्शियलिटी तो नहीं कर सकते, लेकिन सेक्स के अकॉर्डिंग मेल और फीमेल में डिफरेंसेस हैं, और हर लड़की को, हर लड़के को ये डिफरेंसेस एक्सेप्ट करने भी चाहिए। ठीक है, और चलिए देखते हैं कि यहाँ से थोड़ी यादें भी ताज़ा होती हैं कि जब मैं अपनी माँ के पेट में रहा होऊंगा तो शायद कुछ ऐसी ही स्थिति रही होगी, और क्या क्या चीज़ें इस शिशु के विकास को प्रभावित करेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला आप देख ही रहे होंगे, माता की आयु। माँ अगर मैच्योर ना हुई, मैच्योरिटी से पहले उसका विवाह हो जाता है और वो बेबी को कंसीव करती है, तो सिंपल है कि उसकी बॉडी में इतनी कैपेबिलिटी नहीं होगी, इतने न्यूट्रिशंस नहीं होंगे, उसकी बॉडी फिजिकली और मेंटली दोनों ही तरह से वो माँ बनने के लिए तैयार नहीं होगी। तो ऐसे में शिशु का विकास अवरुद्ध होगा। विकास बच्चा दिखाई नहीं देता, जन्म के बाद फिर पता चलता है कि मिस्टेक्स कहाँ हुई, गलतियाँ कहाँ हो गई, है ना। बच्चे बीमारू पैदा हो जाते हैं, अपाहिज पैदा हो जाते हैं, कम बुद्धिमान हो जाते हैं, विकलांग हो जाते हैं, तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं। जन्म के बाद तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हो ना। दूसरी बात है उसके पोषण की। बात हो रही है गर्भवती महिला की। जब कोई माँ प्रेग्नेंट हो तो उसके न्यूट्रिशंस पे फोकस करना ज़रूरी है, और ये हमारे परिवार की जिम्मेदारी होती है और स्वयं महिला की भी होती है। ठीक है, निर्भर करता है कि वो खा क्या रही है। आधुनिक समाज को अगर देखें तो लड़कियां पहले से भी और बाद में भी क्या खाती हैं? जंक फूड्स पे सबसे ज़्यादा डिपेंड कर रही हैं, लाइक चाउमीन, बर्गर, मैगीज, है ना। और इनके भोजन के बीच अंतराल फिक्स नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है
देखिए, भोजन को इकट्ठा बहुत ज़्यादा कर लेना अनुचित है। भोजन को 2 या 3 राउंड में ब्रेक करा के ड्यूरेशन उसका फिक्स हो, हर बार क्या खा रहे हैं ये तय हो, तो पोषण संतुलित मात्रा में माँ को मिलेगा। और अगर माँ स्वस्थ होगी तो बच्चा भी स्वस्थ होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। बाह्य वातावरण की बात कर लेते हैं। देखिए, शिशु बच्चा जो है ना, वो तो आंतरिक वातावरण में है, आप देखिएगा। और बाहरी वातावरण का मतलब है जिस परिवेश में ये माँ रहती है, फैमिली, आस पड़ोस, भौगोलिक स्थितियाँ, उसके कमरे में किस चीज़ की तस्वीर लगी है, वो देख सुन क्या रही हैं, वो खा पी क्या रही हैं, उनसे बातचीत किस भाषा में करी जा रही है, क्या उनकी फीलिंग्स को मैनेज करने का काम किया जा रहा है, क्या उन्हें खुश रखने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसी तमाम चीज़ें। ठीक है, तो ये जो बाहरी वातावरण है वो गर्भस्थ शिशु के विकास को बहुत हद तक प्रभावित करता है। ठीक है, और सरल भाषा में अगर समझो तो देखिए, जब कोई व्यक्ति प्रसन्नचित्त होता है तो शरीर कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज करेगा जो बच्चे के विकास में सहायक होंगे, और जब माँ दुखी होगी तो ऐसे हार्मोन्स रिलीज करेगा जो बच्चे के विकास को बाधा पहुँचाएंगे। समझ रहे हैं इस चीज़ को आप? यही कहने का मतलब है बाहरी वातावरण। अभी मैंने लिखा परिवेशी कारक, इसका मतलब है जो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है, जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में जो रसायन बहुत ज़्यादा निर्मुक्त हो रहा है, स्मोक, धुआं, है ना, और पेड़ पौधों का ना होना। ठीक है, जो भी जैसे कि आप गाड़ियों से जो धुआं निकलता है उससे जो लेड होता है वो निकलता है, युद्ध के दौरान परमाणु बम से निर्मुक्त ऊर्जा। ठीक है, ये सारी चीज़ें पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं और ये प्रदूषण हमारे शिशु के विकास को प्रभावित करेगा। ठीक है, अनावश्यक दवाइयों का सेवन आजकल देखिए, जब हम पढ़े लिखे नहीं थे तब हमें जानकारी भी नहीं थी, इसलिए हम बहुतायत दवाइयों का सेवन करते भी नहीं थे। आज जब हम पढ़े लिखे हो गए हैं तो अगर हमें न्यूट्रिशंस लेने होते हैं ना, तो माएँ क्या करती हैं, मल्टीविटामिन्स डॉक्टर से रेकमेंड करवा करके वो मंगवा लेती हैं। प्रोटीन विटामिन्स की गोलियां खाई जा रही हैं। ठीक है, और इसके अलावा भी अगर उन्हें ज़रा से भी तकलीफ़ किसी स्तर पर होती है तो तुरंत टैबलेट का यूज़ कर रही होती हैं। ये दवाइयों का जो अत्यधिक सेवन है वो शिशु के विकास को ही बाधा नहीं पहुंचाएगा, माँ के स्वास्थ्य को भी प्रभावित करेगा। इसलिए इन सब चीज़ों से बचना है। नेक्स्ट सेकंड लास्ट पॉइंट हमारा है एक्सरेज। वैसे जीवन में कई बार जब समस्याएं होती हैं तो एक्सरेज या अल्ट्रासाउंड कराना ही होता है, लेकिन जब कोई महिला प्रेग्नेंट हो तो प्रयास किया जाना चाहिए ऐसे डॉक्टर को विजिट करें जो इतना समझ रखता हो या रखती हो, जो कम से कम अल्ट्रासाउंड्स की ओर ले जाए हमें या अल्ट्रासाउंड्स के लिए रेकमेंड करे। आजकल डॉक्टर्स का भी ये प्रोफेशन बन चुका है कि जितनी बार भी आप जाओगे उतने अल्ट्रासाउंड या एक्सरे वो लिखने के लिए बोलेगा, टेस्ट कराने के लिए बोलेगा, क्योंकि उसे लगता है कि मैं टेस्ट के थ्रू ही डिसीज़ को एग्जामिन कर पाऊंगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इन सब चीज़ों में उनका इंसेंटिव है। तो और कहीं ना कहीं पेशेंट को भी ये लगता है कि नहीं, डॉक्टर साहब ने इस बार देख लिया, ठीक से अंदर तक झांक के देखा है, समझ लिया है ना, तो समस्याएं नहीं होगी। लेकिन भैया, जो जिन किरणों के द्वारा शरीर को भेद करके अंदर की तस्वीर लाई जाती है, 90% वो किरणें पेट में ही छूट जाती हैं। दूसरी बात ये है कि वो आपके साथ साथ में उस नवजात शिशु के शरीर को भी तो भेदता है, इसलिए एक्सरेस गलत है, प्रभावित करेगा विकास को। सामयिक स्थितियों की बात कर लेते हैं। हर माँ को, हर पिता को कहना चाहिए, हर परिवार को अभिमन्यु जैसा बेटा चाहिए, त्याग यार किसी को ना करना पड़े। सामयिक स्थिति की बात मैं कर रहा हूँ, इसका मतलब ये होता है कि गर्भवती महिला में संवेगों का संवहन बहुत तेज़ी के साथ होता है, उतार चढ़ाव बहुत होते हैं। वो पल भर में दुखी हो जाएगी, पल भर में खुशी होगी, उसको
संभवतः है कि ज़्यादा समय तक दुखी रहे। ऐसी स्थितियों में उसकी फीलिंग्स को मैनेज करवाने में, मदद करने में परिवार की अधिक ज़रूरत होती है और परिवार को समय देने की आवश्यकता होती है, जो आधुनिक समाज में अब नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण बच्चे उतना मेंटली स्ट्रांग नहीं बच्चों का जन्म हो रहा है ना, और ना ही वो फिजिकली स्ट्रांग हैं। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों के विकास को प्रभावित करने वाले कारक। बेटा आज की क्लास आपकी लंबी होने वाली है ना, क्योंकि मुझे समझाना तो पड़ेगा ही डिटेल में, तो ध्यान से सुनिए। एक बार ही पढ़ना है और क्या बार बार नहीं पढ़ना है। सब स्टेजेस होती है प्रीनेटल स्टेज की, इसको आप पढ़ लीजिए। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं, है ना। डिम्बावस्था को जर्मिनल कहलाएंगे। एज इसका ड्यूरेबिलिटी इसकी याद कर लो। एम्ब्रॉयनिक होगी 3 वीक टू 8 वीक के बीच। ठीक है, और 9 वीक से 40 वीक के बीच ये आ जाती है। मैंने इसको वीक्स में कन्वर्ट किया हुआ है, तो इसको ध्यान से समझ लेंगे, पढ़ लेंगे आप। ठीक है, और हाँ एक चीज़ मुझे जो बतानी थी वो ये थी कि एम्ब्रॉयनिक में बेबी जो होता है ना वो लाइव हो जाता है। यहाँ पर बच्चा क्या हो जाता है, लाइव हो जाएगा। आप समझ रहे ना, एबॉर्शन यहाँ अलाउड नहीं है। ठीक है, और यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं। भ्रूण हत्या के आपने बहुत सारे प्रचार प्रसार देखे होंगे, सो आप समझ गए होंगे। हाँ एक चीज़ और भी है कि डिम्ब से पिंड आने पर पिंड में जो बच्चे में जान आ जाती है, और यहाँ पर सभी शरीर के जितने भी अंग होते हैं सारे निर्मित हो चुके हैं। भ्रूणावस्था में किसी नवीन अंग का निर्माण नहीं होता, बस एम्ब्रॉयनिक में जितने भी बॉडी पार्ट्स बन चुके होंगे फेटल स्टेज में उनका सिर्फ और सिर्फ विकास होता है। ठीक है, आते हैं बच्चे का जन्म हो गया। जिस शिशु के संबंध में हम बात कर रहे थे, दिखने में वो ऐसा है, और इसका जो पीरियड है वो आपका 0 से 2 साल होता है। शैशवावस्था में बच्चों की कुछ विशेषताएं हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको हम लोग पढ़ेंगे। इनके अंदर अनुकरण करने जैसी आदत होती है। अनुकरण समझते हो ना, फॉलोअप करना, ठीक, कॉपी करना, मतलब जो आप करोगे उसी को ये करते हैं। आत्म प्रेम की भावना का अर्थ ये हो जाता है कि बच्चे अपने से ही अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे होते हैं। जैसे माँ को बहुत समस्या हो, मान लो वो बीमार है, तब भी वो अपनी आवश्यकताओं के लिए माँ से पूर्ति करा ही लेते हैं। ठीक है, माता पिता पर इनकी निर्भरता होती है, ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस समय बच्चा अपने सारे काम खुद कर नहीं पाता, इसलिए सारे के सारे माता पिता या परिवार के दूसरे सदस्यों से ही करवाते हैं। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का मतलब ये होगा कि शैशवावस्था में बच्चों का व्यवहार मूल होता है, मतलब सभी बच्चों का व्यवहार लगभग एक जैसा ही होता है। संवेगों का प्रदर्शन यहाँ पर होता है। बच्चे को कुछ भी मांगना है, कोई अपनी जीत पूरी करानी, कुछ भी करना है, तो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर रो देते हैं, और रोने लगता है वो बच्चा। उसके बाद उसको ला के चॉकलेट पकड़ा दी, तुरंत वो खुश हो जाता है। कहने का मतलब है कि इसमें जो फीलिंग्स होती हैं या इमोशंस होते हैं तुरंत स्विच करता है, स्टेबिलिटी नहीं पाई जाती। ठीक है, हम अगर रोने लगे ना तो इतनी आसानी से चुप भी कहाँ होंगे कि कोई आके चॉकलेट दे जाएगा, है ना, या कुछ खाने पीने के लिए ऑफर कर देगा तो मैं मान जाऊंगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो संवेग भी बड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो संवेगों का प्रदर्शन यहाँ पर होता है। अगले स्टेज आते हैं चाइल्डहुड, बाल्यावस्था 3 to 11 ईयर्स। बेटा ये सब चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। 2 भागों में बढ़ जाता है। पूर्व बाल्यावस्था जिसे हम प्री चाइल्डहुड या लेटर चाइल्डहुड कहते हैं, 3 to 6 ईयर मानते हैं, और 7 to 11 ईयर्स मानते हैं। ठीक है, ध्यान क्या रखना, मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि सारी डेटा मेरा NCERT ही है। विशेषताएं क्या हैं? पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है। सीधे सीधे क्वेश्चन करता है यूपी टेट वगैरह में, जितने भी स्टेट लेवल के टेट होंगे कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आता है। जीवन का अनोखा काल कहलाता कौन? बाल्यावस्था। बच्चों में जिज्ञासा होती है, जिज्ञासा समझते हो ना, क्यूरियोसिटी होती है कुछ भी जानने के लिए, है ना। इस अवस्था में बच्चों के अंदर प्रश्न करने की आदत बहुत तेज विकसित हो जाती है, और हर बात के लिए वो क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, कलेक्शन की प्रवृत्ति क्या होती है? इसमें कलेक्शन करने का स्वभाव बहुत ज़्यादा होता है। कहने का अर्थ ये हो जाता है कि बाल्यावस्था में बच्चों के अंदर संग्रह प्रवृत्ति का विकास बहुत तेज़ी के साथ होता है। आपने कभी नोटिस किया हो कि इस अवस्था में बच्चा स्कूल जाता है ना, तो नया पेंसिल तो ले ही लेगा आपसे, लेकिन पुरानी पेंसिल भी नहीं फेंकता, वो भी उसने अपने बॉक्स में रख रखी होती है। ठीक है, चलिए एडोलेसेंस को पढ़ेंगे। बहुत प्यारी स्टेज है, जरूर याद कर लो, जरूर सीख लो, समझ लो। 12 to 18 ईयर्स होती है, जहाँ पर हम जवान होते हैं, कह सकते हो।
पूर्व किशोरावस्था की एज जो होती है 12 से 16 साल होती है। 16 से 18 आपकी उत्तर किशोरावस्था होती है। ठीक है। पूर्व किशोरावस्था में काल्पनिक जीवन की अधिकता होती है। देखिए हर लाइन से यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, इसलिए इस बात को बहुत ही ध्यान से सुनना है आपको। पूर्व किशोरावस्था में काल्पनिक जीवन अधिक होता है। कल्पना समझते हो ना, हवा में रहना। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, ये भी आप जानते हो, लड़के लड़कियों की तरफ और लड़कियां लड़कों की तरफ क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। ठीक है। तनाव, तूफान और ख्वाब की अवस्था होती है। ये स्टेटमेंट था स्टैनले हॉल की, है ना। तनाव में होता है इस अवस्था में बच्चा, तूफान और ख्वाबों की दुनिया में डूबा होता है। इसको सपनों दिन रात आ रहे होते हैं। ठीक है। इसे कहीं लिखा होगा, देखो मिल भी गया। दिवा स्वप्न की अवस्था, इसमें किशोर को डे ड्रीमर भी कहा जाता है। कभी पूछ लिया जाए कि डे ड्रीमर किसे कहते हैं, तो किशोर को कहा जाता है अथवा किशोरी को कहा जाता है, क्योंकि ये दिन में सपने देखते हैं। दिन में सपने देखना समझते हो ना, खुली आंखों से, मतलब होल टाइम इनका लाइफ ना कल्पना में ही होता है, इमेजिनेशन में ही होता है। पलायनवादी प्रवृत्ति का मतलब होता है घर छोड़ के भाग जाना अगर उनकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती। आपने सुना होगा बच्चे कहते हैं कि शर्मा जी की बिटिया से बारात कराओ नहीं तो हम भाग जाएंगे, जान दे देंगे। समझ लो। वीर पूजा की भावना का होना, इस समय बॉडी शॉडी बनाने की बड़ी चाहत होती है। विधायक सांसदों के अगल बगल भटकने की चाहत बहुत ज़्यादा होती है। मतलब भौकाल वर्ड जानते हो, इसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। मानसिक विकास तेज होता है। अच्छा ये आपने देखी, ये तो बड़ी उथल पुथल वाली विशेषताएं हो गई। यहाँ से शुरू कीजिएगा और बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें देखिए। मानसिक विकास तेज होता है। कभी पूछ लिया जाए कि मानव जीवन काल के किस अवस्था में सर्वाधिक उच्च मानसिक विकास होता है या तेज होता है, तो वो आपका किशोरावस्था होता है। मतलब एक बेहतरीन एज है ये। ठीक है। अधिकांश चिंतन कैसा होता है इनमें, अमूर्त, ऑब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बहुत होती है। लॉजिकल और रीजनिंग थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं इनके अंदर। काम भावना का विकास होता है। देखिए इसको मैं, काम भावना आप समझ लो ना, मतलब सेक्स करने के भाव आना, इनके अंदर विकास होता है। अगर आप फ्राइड को पढ़ोगे और पढ़ोगे ही आगे आप, ठीक है, तो अगर आप फ्राइड को पढ़ोगे तो फ्राइड ने साफ शब्दों में कह रखा है कि अगर किसी व्यक्ति में काम शक्ति का विकास नहीं होता है ना, तो उसका विकास अवरुद्ध हो जाएगा। जो व्यक्ति दुर्बल बीमारू होते हैं ना, उनके अंदर काम सेक्स कैपेबिलिटी कमज़ोर होती है, जिसके कारण उनका शारीरिक और मानसिक विकास भी अवरुद्ध होता है और उनकी आयु भी कम होती है। इसलिए ज़रूरी है कि सेक्स लाइफ जो हो आपकी वो लंबी हो और अच्छी हो। सजना संवरना व जीवन साथी की तलाश भी करना होता है। इसमें तलाश करना है, करना नहीं है, समझ लो। विद्रोह की भावना का विकास करना, ये सब चीज़ें आपने देखी हैं कि कोई भी आपसे बड़ा इन किशोरों को कुछ कह देता है तो तुरंत ये, है ना, विद्रोह कर देते हैं। क्रोधित बहुत जल्दी होते हैं, लड़ाई झगड़े पर उतारू हो जाते हैं। गुरुजी ने क्लास में पीट दिया होता है तो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं। कई बार तो विरोध भी करते हैं क्लास में या उसके बाहर। ये चीज़ें सबने अपने जीवन काल में देखी हैं जो किशोर हो चुके हैं। वैसे आप बीएड या डीएलएड करके आए हैं तो किशोरावस्था तो आपकी छूटी चुकी है, लेकिन यादें तो होंगी ना अभी तक। एडल्टहुड, आप यहाँ आए, ध्यान दीजिएगा, 18 से 60 साल, ठीक है। जीवन से पहले अधिक यथार्थ और स्वावलंबी होंगे। यथार्थ समझ तो लाइफ को एक्चुअली अब समझा होगा आपने, और स्वावलंबी होने का मतलब है आत्मनिर्भर होना, सेल्फ डिपेंड होना, ठीक। जननात्मकता आ जाती है, मतलब वास्तव में माँ और पिता होने की स्थिति में आप यहाँ होते हैं, ठीक है। आप बच्चे जनने की जो क्षमता है, जो अनुकूल समय है, वो ये होगा। और तीसरा पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है, पारिवारिक गतिविधियाँ तेज हो जाएंगी क्योंकि पिताजी ने आपके साथी को ढूंढ दिया है। अब आप समझ रहे हैं, साथ रहिए। जो भूमिका माँ और पिता की कुछ साल कुछ समय पहले थी वो अब आपकी है। माँ और पिता बूढ़े हो जाएंगे, परिवार की सभी प्रकार की नैतिक व सामाजिक जिम्मेदारियां अब आपके ऊपर होंगी, ठीक है। इसलिए जीवन आपका अधिक यथार्थ और स्वावलंबी हो जाता है।
बहुत प्यारी स्टेज है। एक्चुअली लाइफ यही समझ आती है कि लाइफ एक्चुअली है क्या। और एक बात कहूँ मैं कि यहीं से आपको समझ आता है माँ पिता और गुरुओं की भूमिका हमारे जीवन में कितनी अहम थी, यहाँ समझ आती है। ठीक है, वृद्धावस्था हमारी लास्ट स्टेज है, घबराइए नहीं, थोड़ी देर और पेशेंस रखिए, आपका क्लास इसी के बाद वाइंड अप हो जाएगा। अब कोई क्लास यहाँ पे नहीं है ना, क्योंकि हमारा स्टेज कंप्लीट हो रहा है। भैया अब हम 60 के आसपास आएंगे, हो जाएंगे वृद्ध। दादाजी की तस्वीर तो आप देख ही रहे होंगे, मैंने आपको कुछ समझाने की कोशिश करी है। शारीरिक क्षमता में कमी आ गई, सहारा बन गई लाठी। ठीक है, काम शक्ति छीड़ हो गई, अब उनमें बच्चे जनने की क्षमता नहीं होगी। काम शक्ति छीड़ हुई तभी शारीरिक और मानसिक स्थितियां बिगड़ना शुरू हो जाएंगी। समायोजन में कमी, क्यों? क्योंकि अब आप 50 साल आगे लाइफ में खड़े होंगे, 60 साल आगे लाइफ में खड़े होंगे। नई पीढ़ी के साथ मूल्यों में टकराव होगा, क्योंकि समय के साथ चीज़ें बदल जाती हैं और आपका जीवन पहले से अधिक यथार्थ हो चुका है, इसलिए आप कल्पना से बिल्कुल बाहर हो। इसलिए आप अपने बच्चों को कल्पना में देखते हो ना, तो आपको तकलीफ़ होती है और आप कहते हो कि ये मत करो, लेकिन बच्चे को लगता है कि आप उसे ज़िंदगी जीने से रोक रहे हैं। ठीक है, स्मृति का छीड़ होना, स्मृति मीन्स होता है मेमोरी का लॉस हो जाना। आपने ध्यान दिया होगा कि वृद्धावस्था में हमारे दादाजी बाबा जी, जो कुछ भी हमारे घर में कोई वृद्ध होता है ना, वो अपना चश्मा, लाठी, जूते कहीं छोड़ आएंगे और पूछते हमसे हैं कि यार तुम्हें ने कहीं उठा के रखी होगी, ला के ज़रा मुझे ढूंढ के दे दीजिए ना। मतलब मिसिंग बहुत होती है, क्योंकि अब मेमोरी लॉस इसलिए हो रहा है क्योंकि ब्रेन का प्रोसेस भी तो वीक हो रहा है ना, क्योंकि शारीरिक क्षमता में कमी आ रही है, सेक्सुअल कैपेबिलिटी में कमी आ गई है। मतलब कह सकते हो कि जीवन अब लगभग आखिरी पड़ाव पर है। चलिए आज की क्लास को मैं यहीं पर वाइंड अप कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी विद्यार्थियों को सारी ह्यूमन डेवलपमेंट स्टेजेस आपको समझ में आ गई होंगी, और जैसा कि हमने प्रॉमिस किया है उस हिसाब से चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद मैं आपको वर्कशीट कराऊंगा। तो इसके बाद हम लोग कल इसकी वर्कशीट करेंगे। और बेटा डेली पढ़िए, ज़रूर पढ़िए, छोड़िए मत, मिस मत करिए, क्योंकि जिस समय भी वैकेंसी आएगी उस समय आपके पास पढ़ने का वक्त नहीं होगा, सिर्फ रिवीजन का और प्रैक्टिस करने का वक्त होगा। और अभी से ये बुक आप परचेज़ कर लें, ठीक है। आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पर आप बुक परचेज़ कर लें, क्योंकि सारे नोट्स आपके पास इकट्ठा हो जाएंगे। और एक बार जब आप रीडिंग कर लोगे तो परीक्षा के टाइम पर जब परीक्षा आएगी तो एक बार इसको सरसरी नज़र से आप जब देखेंगे ना, तो आपके दिमाग में सारे कॉन्सेप्ट तैयार होंगे। फिर आप एग्ज़ाम चाहे जिसका दें, चाहे KVS दें, चाहे एस्टेट दें, चाहे टेट दें, चाहे सीटेट दें, जिसका जो भी ज़रूरी है वो दें। पैडागोजी में कभी कोई समस्या आपको नहीं होगी, ठीक है। और एक ज़रूरी बात, मेरी ही बुक पढ़ें, मुझसे ही लेक्चर देखिए, फिर एक बार ट्राई करके तो देखिए एक बार, फिर देखिए आपका कॉन्सेप्ट कैसे हमेशा के लिए डेवलप हो जाएगा। आप जो इधर उधर करते हो ना, इसी वजह से आपको समस्याएं होती हैं, इसीलिए आपका पैडागोजी में कहीं ना कहीं नुकसान होता है। चलिए क्लास को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच। आज की क्लास यही वाइंड अप करता हूँ।